चंपा की शादी चंपक नाम के लड़के के साथ हो जाती है। अब चंपा अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालने लगती है। चंपा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। चंपक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। चंपा से चंपा की सास लीलावती भी काफी खुश थी। वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती और उनका परिवार काफी खुशहाल था। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि उनके इस खुशहाल परिवार को नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन चंपा के पास उसका पति चंपक आता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, ओ जानो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें छोड़कर कभी जाने का मन नहीं करता मेरा। अच्छा जी, तो क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है, अगर मेरा खुद का बिजनेस नहीं होता ना तो मेरे अंडर इतने लोग काम नहीं कर रहे होते और मैं एक दिन भी छुट्टी जरूर लेता। हाँ, बस भी करो और अब जाओ ऑफिस, वरना लेट हो जाओगे। ओ हेलो, मैं खुद का काम करता हूँ, छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, तो क्या हुआ अगर लेट जा सकता हूँ, समझी तुम? जी ओके सर, लेकिन अभी आप जाओ। अच्छा, मुझे तुम भगा रही हो? रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ। चंपक अब चंपा के साथ मस्ती करने लगता है। लेकिन इस मामले में हमारी चंपा भी कम थोड़ी थी। वो भी चंपक के साथ मस्ती करने के लिए इधर उधर भागने लगती है। लेकिन आखिर में चंपक ने उसको पकड़ ही लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर लेटा दिया। और वो उसके करीब जाने ही लगता है कि दोनों के कानों में एक आवाज आती है जो कि उसकी माँ की थी। अरे ओ बहू, आज उठना नहीं है क्या? मेरे बेटे को ऑफिस भेजना है या नहीं? लग रहा है तो सोती ही रहेगी। देख लिया, आपकी मम्मी आवाज लगा रही हैं। चलिए उठिए ऑफिस के लिए। इस तरह अब चंपा और चंपक दोनों नीचे आते हैं, जिसके बाद चंपा चंपक के लिए खाना बनाकर उसे ऑफिस भेजती है। अब चंपक ऑफिस में काम करने लगता है कि तभी चंपा का कॉल चंपक के पास आता है। चंपक जी, आज शाम को आप जल्दी आ जाइएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ओहो, आज क्या बात है? आज खास जो इतना याद किया जा रहा है? अरे बस यूं ही, जल्दी से आ जाओ। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर चंपक कॉल कट कर देता है और काम करने लगता है कि तभी वहाँ पर उसके एम्प्लॉयज आकर उसे बोलते हैं, सर, हम सभी को आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? हम लोगों की तुम सैलरी बढ़ा दो, हमें जरूरत है। लेकिन अभी तो मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है, और तुम क्या चाहते हो मैं हर 15 दिन में तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊं? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? भोला, देव, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुम दोनों सीनियर हो और सीनियर होकर ऐसी बात कर रहे हो, हद है यार। चंपक पूरे ऑफिस के सामने देव और भोला को डांट देता है। वो दोनों ऑफिस में सीनियर थे। उन दोनों को खुद की इंसल्ट बहुत बुरी लगती है और दोनों आपस में प्लान बनाते हैं। इस चंपक ने तो पूरे ऑफिस के सामने हम दोनों की इंसल्ट कर दी है। भाई तू बोल तो सही रहा है, इसको सबक सिखाना होगा। लेकिन हम कैसे सिखाएंगे? तू चिंता मत कर, इसका किस्सा खत्म हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आखिर इससे हमें अपनी इंसल्ट का बदला जो लेना है। हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। आप तो हम इससे चुन चुन कर बदला लेंगे। हा। इतना कहकर वो दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद देव चंपक के पास जाता है और उससे बोलता है, सर जी, ये हमारी कंपनी के कुछ पेपर्स हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। ठीक है देव। कुछ देर बाद चंपक बिना पेपर्स को चेक करे उन पर साइन कर देता है और थोड़ी देर बाद चंपक शाम होते ही अपने घर की ओर निकलता है। रात ज्यादा होने की वजह से सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सामने से अचानक एक बाइक पर दो बंदे आते हैं और चंपक की कार के पहले वाले शीशे पर डंडा मारते हैं और उसका शीशा तोड़ देते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में तिलमिलाते हुए चंपक गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, तुम लोग गवार हो क्या? क्या तुम लोगों को इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं देती? उसकी बात सुनकर वो बाइक वाले अपनी गाड़ी रोकते हैं और अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं। चंपक उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों, आखिर तुम दोनों ये क्यों कर रहे हो? तूने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है, इसलिए अब तू जिंदा नहीं बचेगा। चंपक कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो दोनों उसे बेरहमी की मौत देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह चंपक की लाश उनके घर आती है। ये देखकर बेचारी चंपा पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। वो अपने पति को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे रोता देखकर लीलावती कहती है, अरे चुप हो जा बहू, इतना रो क्यों रही है तू? तेरी किस्मत में पति का इतना ही साथ लिखा था। मम्मी जी, मैंने इनको कहा था जल्दी घर आने को, लेकिन लेट आए, और आए भी तो कैसे। कुछ समय बाद चंपा अपने पति की लाश का अंतिम संस्कार करती है और जब वो घर आती है तो घर पर देव और भोला को देखती है।
उसे देखकर चंपा कहती है, तुम दोनों तो मेरे पति के खास एम्प्लॉय थे ना? तुम्हें पता है क्या कि उनको किसने मारा है? अगर पता है तो प्लीज बता दो। अरे मूर्ख औरत, हमने ही तेरे पति को मारा है। लेकिन क्यों? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि तेरे पति ने हमारे ऑफिस के सामने हमारी इंसल्ट की थी। अब हम अपनी इंसल्ट किसी के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि हम अपने खिलाफ कोई सबूत ही नहीं छोड़ते हैं। वैसे भी तेरे पति से सब कुछ हमने अपने नाम करवा लिया, ये घर, कारोबार। अब तुम एक गरीब और फटीचर बन गए हो। निकलो अब यहाँ से, चलो। अरे क्यों निकलो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर अब लीलावती देव और भोला को मारने लगती है, लेकिन वो असफल रहती है। उसको ऐसा करते देखकर देव कहता है, ओहो, तुम कितने बेचारे बने हुए हो। एक टाइम था कि तुम लोग खूंखार शेर बने फिरते थे, लेकिन अब चलो, मैं उन सबको भूल जाता हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ रहने के लिए परमिशन दे देता हूँ, लेकिन तुम दोनों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बनकर रहना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? उसकी बात सुनकर चंपा सोच में पड़ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद चंपा कहती है, हाँ, मुझे मंजूर है। जैसा तुम बोलोगे मैं वैसी ही रहूंगी। बहू तू ये क्या कह रही है? आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? माँ, आप कुछ मत बोलिए। इतना कहकर चंपा अपनी सास लीला को घर के अंदर ले जाती है और ये सब देखकर लीलावती फूट फूट कर रोते हुए कहती है, बहू अब तो मैं एक गरीब औरत हूँ, साथ ही हमारे पास कुछ भी नहीं है। आखिर तूने गरीबी के चलते इन लोगों के सामने अपने घुटने टेक ही दिए। नहीं मम्मी जी, मैंने गरीबी के आगे घुटने नहीं टेके हैं और न ही इनके आगे। लेकिन हाँ, मैं इन लोगों के साथ रहने के लिए राजी हो गई हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इन्होंने सारे सबूतों को मिटा दिया है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है इन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए। मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, बस इसलिए इनको सबक तो सिखाना ही होगा ना। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, ये लोग तुझे कोई नुकसान ना कर दे या तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों सास बहू आपस में प्लान करके उस घर में रहने लगती है। दिन गुजरते हैं, चंपा घर के काम करती और चंपा जब भी देव और भोला के पास कोई सामान देखती या फिर कोई भी सामान देने जाती, तो भोला उसका हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी तक करने की कोशिश करता। एक रात की बात है, देव और भोला काफी नशे में थे। उनके इस नशे का फायदा उठाते हुए चंपा उन्हें खाना देने जाती है और दोनों के पास जाती है और साथ ही हाथों में मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और उस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और उनको नशे की हालत में देखकर चंपा उनसे कहती है, मेरे पति को क्यों मारा था? और क्या ये बात सच है कि मेरे पति की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो? अरे हाँ जाने मन, हम तुझे कितनी बार बताएं कि तेरे पति को हमने मारा था और तेरे पति को मारने का कोई मकसद नहीं, बल्कि ये पूरी जायदाद छीनना था। सबसे बड़ा रीजन तो यह था कि उसने सभी ऑफिस वालों के सामने हमारे इंसल्ट की। हमारे सामने हमारी इंसल्ट कोई नहीं कर सकता, इसलिए आधी रात को हमने उसे मार दिया और सबूत भी मिटा दिए। उसकी ये बात सुनते ही अब चंपा उनका खाना वहीं रखती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रात के समय ही वो पुलिस स्टेशन जाती है और सारे सबूत पुलिस को देती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। और इस तरह अब लीलावती और चंपा को उनका सब कुछ वापस मिलता है और चंपक को मिलता है इंसाफ।